everyone, a very good morning to all of you. Here we are going to start our first chapter of NCERT chemistry book class 12 solid state. So before going to the topic we must be know about the introduction कि ये solid state है क्या. तो जैसे कि हम लोग घर में डेली लाइफ में देखते हैं बहुत सारी चीज होते हैं, ठीक है. चेयर, टेबल, पेन, पेंसिल, जेल ले लो या फिर ऑयल्स, वाटर, ऐसे बहुत सारे चीज होते हैं जो कि हमारे नजर में आते हैं. तो इतने सारे चीज को हम लोग क्या एनी सब्सटेंस जो भी चीज तुम्हारे सामने आते हैं तो वो सारे सब्सटेंस को हम लोग क्लासिफाई किए हैं मेनली 3 टाइप्स में, सॉलिड, लिक्विड, गैस करके. तो उसको क्लासिफाई करने के लिए हम लोगों को उसका कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है. अगर उसका कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो मालूम नहीं चलेगा कि वो एक्चुअली सब्सटेंस है क्या, वो सॉलिड है या लिक्विड है या फिर गैस है. तो उसके लिए हम लोग पहले उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं ताकि मालूम चल जाए कि वो सब्सटेंस क्या है. तो फर्स्ट थिंग इज अगर कोई भी मटेरियल्स या फिर कोई भी सब्सटेंस का एक डेफिनाइट मास, वॉल्यूम या फिर शेप होता है तो उसको हम लोग एज ए सॉलिड बोलते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल चेयर, जो घर में हमारा जो चेयर होता है वो क्या करता है कि एक पर्टिकुलर स्पेस को कंटेन करता है क्योंकि वो उसका एक पर्टिकुलर शेप है तो उसको हम लोग एज ए सॉलिड बोल सकते हैं. नेक्स्ट थिंग इज वहां पे क्या होता है, जो भी हमारा सॉलिड स्टेट होता है वहां पे जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं तो इसीलिए उसको हम हार्ड भी बोलते हैं, ठीक है. क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल स्ट्रॉन्ग होता है तो इसीलिए वो अपने एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, क्लोजनेस होते हैं. क्लोजनेस की वजह से वहां पे जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट है. जो भी हमारा मटेरियल्स का पार्टिकल्स होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, मान लो कोई एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो या फिर कोई भी आयंस हो, अगर उसका एक फिक्स्ड पोजीशन रहे, ठीक है, एंड दैट कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशन, वो अपने ही पोजीशन में रह के ऑसिलेट करे तो उसको हम लोग बोलते हैं वो पार्टिकल्स को हम लोग सॉलिड वो मटेरियल्स को हम लोग सॉलिड बोलते हैं. वो जो सॉलिड होता है मेनली ये डेफिनेशन एक्सप्लेन करता है कि सॉलिड का रिजिडिटी क्या है, कि अगर कोई मटेरियल्स या सब्सटेंस का वहां पे जो भी पार्टिकल्स होगा, एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयंस, अगर उसका एक फिक्स पोजीशन होगा एंड दैट कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट दैट मेन पोजीशन, उसको हम लोग बोलते हैं रिजिडिटी. तो यहाँ से पता चलता है कि सॉलिड स्टेट एक रिजिड सब्सटेंस भी है. तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पॉइंट में भी लिखी हूँ रिजिड के लिए. उसका जो लास्ट पॉइंट है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के ऊपर, जैसे कि हम लोगों को मालूम है जो गैसियस सब्सटेंस होते हैं दैट आर फ्री टू मूव, जैसे कि सॉलिड नहीं कर पाता है. सॉलिड के अपने हिसाब से कोई मूव कर सकता है, नहीं कर सकता है. पर हमारा गैसियस सब्सटेंस क्या होता है, वो इजीली फ्री टू मूव होता है. क्योंकि वो इजीली फ्री टू मूव है सो दैट से उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर सबसे हाई होता है, ठीक है. तो यहाँ पे सॉलिड का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर सबसे लेस है या फिर यू कैन से द नेग्लिजिबल, इसलिए यहाँ पे इसको हम लोग लिखे इनकम्प्रेसिबल, ठीक है. तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड. सो ये जो सॉलिड है, सॉलिड को हम लोग मेनली क्लासिफाई किए हैं 2 टाइप्स में. एक है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक है हमारा एमरफस सॉलिड. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एक रेगुलर ज्योमेट्री होता है जिसका एक पर्टिकुलर शेप होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड. एमरफस क्या होता है, एमरफस का एक इरेगुलर ज्योमेट्री होता है, ठीक है, उसका कोई रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होता है, वहां पे पता नहीं चलता है कि ये पर्टिकुलर ये सब्सटेंस या फिर मटेरियल्स का शेप कैसा है. नेक्स्ट थिंग इज क्रिस्टलाइन सॉलिड का मैं जैसे कि अभी बोली हूँ उसका एक रेगुलर शेप होता है. रेगुलर शेप के वजह से वहां पे जो भी पार्टिकल्स होता है उनके बीच में एक रेंज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि वहां पे जो भी मटेरियल्स के बीच में जो भी पार्टिकल्स है उसका रेंज क्या है. रेंज मतलब वहां पे पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर कोई
मतलब बड़ा वाला चीज है अगर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का, तो वहां पे उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। अगर उसका एक स्मॉल छोटा सा पीस हो या फिर उसका कोई छोटा वाला कोई भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हुई, तो उसको भी हम लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा उसका डिस्टेंस। तो वहां पे क्योंकि एक पर्टिकुलर शेप है, तो वहां पे जो भी पार्टिकल्स होगा वो पार्टिकल्स के बीच में हम उसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे उसका साइज लार्जर हो या फिर चाहे उसका साइज सटर हो। तो इसीलिए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का क्या होता है, हम उसका लॉन्ग रेंज या फिर उसका शॉर्ट रेंज भी कैलकुलेट कर सकते हैं पार्टिकल्स के बीच में जो होता है, ठीक है। लेकिन ये जो एमरफस होता है, एमरफस में क्या होता है, इसका कोई भी रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होता है और उसका शेप ही नहीं होता है। क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर शेप नहीं है, तो वहां पे जो भी हमारा कंस्टिट्यूएंट एटम्स होगा या फिर मॉलिक्यूल्स होगा, उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसको हम लोग एज ए शॉर्ट रेंज ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है उसका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर शेप है। अगर शेप है तो वो उसको मेल्ट करने में कितना टेम्परेचर चाहिए उसका भी एक पर्टिकुलर होगा, ठीक है। लेकिन इसका क्या हो जाता है एमरफस के केस में, वहां पे क्योंकि वहां पे ज्योमेट्री उसका इरेगुलर है, तो वहां पे उसको टेम्परेचर दे के उसको मेल्ट करने के लिए इतना ज्यादा लेवल नहीं लगेगा, ठीक है। वो अपने वो जितना टेम्परेचर चाहिए उससे भी कम टेम्परेचर में दैट इट कैन बी इजीली मेल्ट, ठीक है। तो इसको भी हम लोग बोलते हैं कि ग्रेजुअली सॉफ्टेन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर उसको कुछ भी टेम्परेचर दे जाए तो वो अपने हिसाब से ही सॉफ्ट हो जाता है, उसको इतना मतलब ज्यादा टेम्परेचर या फिर कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है। नेक्स्ट थिंग इज जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है वो एक ऐसे सब्सटेंस है, अगर कोई भी चीज को अगर तुम लेकर उसको कट कर ले हो, ठीक है, नाइफ में उसको लेकर कट कर रहे हो, तो अगर वो दो पीस में डिवाइडेड हो रहा है, ठीक है, दो पीस में अगर डिवाइडेड हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस को कट करने से भी वहां पे पता नहीं चल रहा है कि वो कितने पीस में डिवाइडेड हो रहा है या फिर वो किस टाइप से उसका सरफेस फॉर्मेशन कर रहा है या फिर उसका शेप कैसा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एमरफस सॉलिड। नेक्स्ट क्योंकि अभी अभी मैं बोली हूँ कि क्रिस्टलाइन का एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प टेम्परेचर होना चाहिए उसको मेल्ट करने के लिए, तो इसलिए इसका एक पर्टिकुलर डेफिनाइट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन होना चाहिए उसको फ्यूजन करने के लिए, मतलब डिवाइडेड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये पॉइंट, जो कि है एनाइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक। तो ये चीज को तुम लोग अगर कोई भी सॉलिड का, ठीक है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या फिर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, देन दे हैव द डिफरेंट वैल्यू, ठीक है। अगर उसका डिफरेंट डायरेक्शन से उसका डिफरेंट वैल्यू आ रहा है तो वो सॉलिड को हम लोग बोलेंगे एन आइसोट्रोपिक नेचर। लेकिन हमारा आइसोट्रोपिक नेचर क्या हो जाता है, अगर वो सब्सटेंस का मतलब कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, अगर उसका हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज उसका आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ कितना है या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसा है, तो अगर उसका कोई भी डायरेक्शन से ले लो दैट विल बी आइडेंटिकल, मतलब उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन से इक्वल है, वहां पे मालूम नहीं चलेगा कि वहां वहां पे डिफरेंस क्या आ रहा है। तो इसका एक और भी एक रीजन है क्यों ये आइसोट्रोपिक शो कर रहा है, तो इसका मेन रीजन है कि ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर फॉलो नहीं करता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर में क्या हो जाता है कि वहां पे एक पर्टिकुलर शेप होते हैं, शेप के वजह से वहां पे जो भी हम प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करते हैं वहां पे वो डिफरेंट होता है, ठीक है, वहां पे सेम नहीं होता है। तो इसीलिए ये आइसोट्रोपिक है और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एनाइसोट्रोपिक है। दैट मीन्स फ्रॉम डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स in different direction the values of the physical properties will be डिफरेंट, वहां पे डिफरेंट ही आएगा उसको, चाहे तुम जो भी डायरेक्शन से अलग अलग डायरेक्शन से अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो उसका वैल्यू अलग अलग आएगा। नेक्स्ट थिंग इज जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो एक ट्रू सॉलिड होता है बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर रेगुलर ज्योमेट्री। तो ये सूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल सॉलिड है क्या, मेनली
अगर कोई भी सॉलिड या फिर कोई भी सब्सटेंस, पार्टिकल्स या फिर मटेरियल्स which allows the molecule in a material to continue to move but in very less time, तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपर कूल लिक्विड्स या फिर सूडो सॉलिड. दैट मीन्स दे हैव द टेंडेंसी टू फ्लो, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि दे कैन से दैट इट कैन टेंडेंसी टू फ्लो लाइक लिक्विड्स, बट मेनली दे आर नॉट फ्लो. मतलब उसका जो भी हमारा फ्लोइंग प्रॉपर्टीज होता है या फिर कंटिन्यू टू मूव होता है वो वेरी लेस लार्ज टाइम में होता है, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि सुपर कूल लिक्विड्स की तरह. ठीक है. तो नेक्स्ट थिंग है जो इसका लास्ट पॉइंट है इसका एग्जांपल्स के बारे में. तो जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है तो उसका एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, क्वार्ट्ज. तो जैसे कि अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड के बारे में, हम लोग सॉलिड को क्लासिफाई किए हैं क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में. सो आफ्टर दैट जैसे कि अभी हम लोग को मालूम चला है कि एमॉर्फस का शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग एमॉर्फस को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देकर हम लोग क्रिस्टलाइन टॉपिक के ऊपर चले आते हैं, क्योंकि क्रिस्टलाइन जो होता है मतलब मोस्ट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस आर क्रिस्टलाइन होता है, तो इसलिए हम लोग क्रिस्टलाइन को अगेन क्लासिफाई किए हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के ऊपर. वहाँ पे कौन कौन सा पार्टिकल्स के बीच में ऐसा कौन कौन सा बॉन्ड है जिसको लेकर हम लोग उसको क्लासिफाई किए हैं. So here we are classify the crystalline solids on the basis of their nature of intermolecular forces, or you can say the bonds that hold the constituent particles together. So here we are classifying the solid crystalline solid into mainly four types. One is the molecular solid, next one is the ionic solid, next metallic solid, and last one is the covalent solid. So एक एक करके हम लोग जाएंगे. तो फास्ट चलते हैं हम लोगों का मॉलिकुलर सॉलिड. जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कैसे फॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स. ठीक है. तो एटम्स के कंबाइन करने से वहाँ पे क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एटम्स, वहाँ पे क्या होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड में क्लासिफाई किए हैं नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है. तो नॉन पोलर क्या होता है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. नॉन पोलर किसको बोलते हैं, जहाँ पे चार्ज सेपरेशन नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर. पोलर किसको बोलते हैं, जहाँ पे चार्ज सेपरेशन हो जाता है बिटवीन द टू एटम्स इन बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, उसको हम लोग बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल. हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, अगर कोई भी सब्सटेंस में, अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स में वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो रहा है. ठीक है. तो उसको हम लोग वो सॉलिड को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल के. सो ये है डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग के ऊपर बेस करके. तो वहाँ पे जो मेनली कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा वहाँ पे मॉलिक्यूल्स होगा. नेक्स्ट वो जो बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर रहा है नॉन पोलर में, मेनली ये डिस्पर्सन फोर्स की तरह यहाँ पे पार्टिकल्स वो सॉलिड फॉर्मेशन करेंगे बिकॉज ऑफ द डिस्पर्सन फोर्स. जो पोलर मॉलिक्यूल्स है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से वहाँ पे वो सॉलिड फॉर्मेशन कर रहे हैं. और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नाम से ही पता चल रहा है कि वो पार्टिकल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा. नेक्स्ट डिस्पर्सन फोर्स, जो कि एक क्विक फोर्स या फिर एक लंदन फोर्स बोलते हैं, इसका और एक नेम है. तो इसके लिए यहाँ पे इसको हम लोग ये सॉलिड को हम लोग एज ए फिजिकली इसको हम लोग सॉफ्ट मटेरियल्स या फिर सॉफ्ट इन नेचर बोलते हैं. जो हमारा पोलर मॉलिक्यूल्स है वो भी सॉफ्ट है, लेकिन जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो इसलिए इसको हम लोग हार्ड बोले. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. नेक्स्ट ये जो मॉलिकुलर सॉलिड है इसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ये तीनों का ही इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इंसुलेटर है. ठीक है. ये इसका कोई भी मतलब कंडक्टिविटी नहीं है, कंडक्टर शो नहीं कर रहे. नेक्स्ट थिंग इज इसका मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये सबसे वीक फोर्स है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे लो है. नेक्स्ट डाइपोल डाइपोल एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी लो है, लेकिन सबसे लो हमारा
नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का होता है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं दी हूँ कि नॉन पोलर का, पोलर का एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड में जो पार्टिकल्स होता है वो हमारा आयंस होता है, ठीक है। वहाँ पे आयंस को लेकर कंबाइन करके वो सॉलिड फॉर्मेशन किया जाता है। नेक्स्ट वो आयन के बीच में जो हमारा बॉन्डिंग होता है वो बॉन्डिंग है हमारा कूलम्बिक फोर्स, जो कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। मेनली ये फोर्स यूज किया जाता है बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज आयंस, तो इसलिए यहाँ पे ये यूज किया गया है। नेक्स्ट है इसका जो फिजिकल नेचर, वो है हमारा हार्ड है बट ब्रिटिल है। नेक्स्ट इसका कंडक्टिविटी, अच्छे से देखो बच्चों, इसका कंडक्टिविटी क्या है। इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टेंस इन मोल्टेन एंड एक्वा स्टेट। क्योंकि ये आयन से, तो अगर ये सॉलिड स्टेट में होगा तो ये एज ए इंसुलेटर बिहेव करेगा। लेकिन अगर हम उसको एक्वा सोल्यूशन में या फिर उसका मोल्टेन स्टेट में ले रहे हैं, देन आयंस तो फ्री आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम उसको एक्वा स्टेट में लेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर दैट कैन आल्सो बी बिहेव एज एन कंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी एक स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए इसको मेल्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है। नेक्स्ट इसका कुछ एग्जाम्पल है NaCl, MgO, जिंक सल्फाइड एंड CaF2। नेक्स्ट थिंग इज इसका नेक्स्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में अगर हम जाएंगे तो ये है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में क्या होता है, यहाँ पे जो भी हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, पॉजिटिव आयंस इन ए सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। ये हम पॉजिटिव आयंस लेते हैं, लेकिन वहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है वो डीलोकलाइज की तरह होता है, वहाँ पे हम लोग उसको लोकलाइज नहीं कहते मेटालिक सॉलिड में, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज उसका जो बॉन्डिंग होता है, क्योंकि ये मेटाल है तो वहाँ पे मेटालिक बॉन्डिंग होगा, ये जेन्युइन है। नेक्स्ट थिंग इज उसका फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर ये हार्ड है बिकॉज ऑफ मेटल। अभी अभी हम लोग पढ़े कि मेटल का हार्ड होता है, ठीक है। तो ये भी हार्ड है बट इसका मेलेबल एंड डक्टाइल प्रॉपर्टीज भी है। जैसे कि हम लोग बचपन से ही पढ़ रहे हैं कि मेटल्स आर मेलेबल इन नेचर, तो वही सेम चीज़ है। नेक्स्ट इसका जो कंडक्टिविटी के बारे में है, तो मेनली ये कंडक्टर होता है एज ए सॉलिड सेट। जब ये सॉलिड सेट में होता है तो ये कंडक्टर की तरह होता है मेटल। लेकिन अगर उसका हम लोग मोल्टेन या फिर हम उसको एक्वा स्टेट में ले जाए, तब भी वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, उसको कोई अलग नेचर नहीं शो करेगा, जस्ट लाइक आवर आयोनिक सॉलिड। जैसे कि आयोनिक सॉलिड में इंसुलेटर और मोल्टेन और एक्वस में क्या हो जाता है, उसका कंडक्टर शो करता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। मेटालिक सॉलिड ये टोटली कंडक्टर होता है, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो या फिर एक्वा स्टेट या फिर मोल्टेन स्टेट में हो। नेक्स्ट इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ पे ये सबसे हाई होता है। क्यों हाई होता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग है, तो इसलिए। और यू कैन से ये इसका कंडक्टर्स भी है, तो इसलिए ये सबसे हाई है। नेक्स्ट इसका कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दी हूँ कि आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैंगनीज एटसेट्रा। नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारा लास्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है दैट इज द कोवलेंट या फिर यू कैन से नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो है हमारा एटम्स। एटम्स होते हैं। नेक्स्ट वो एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग होता है वो है हमारा कोवलेंट बॉन्डिंग। और इन्हें व्हाट इज कोवलेंट बॉन्डिंग? कोवलेंट बॉन्डिंग क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो कि हमारा यहाँ पे उसका फिजिकल नेचर होता है, वो हार्ड भी होता है और सॉफ्ट भी होता है। यहाँ पे मैं दोनों लिखी हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे इसको डिफाइन की हूँ कि हार्ड कहाँ कहाँ पे होता है। जो हमारा क्वार्ट्ज हो गया या फिर सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, कार्बन हो गया, एल्यूमिनियम नाइट्राइड हो गया, तो इसमें क्या होता है, ये हार्ड सब्सटेंस की तरह बिहेव करता है, जो हमारा कोवलेंट सॉलिड है। क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा एक एक्सेप्शनल केस होता है ग्राफाइट वाला, जिसको हम लोग कार्बन बोलते हैं, ये कार्बन पहले तो ये कंडक्टर है, ठीक है, कार्बन। नेक्स्ट इन केस ऑफ ग्राफाइट, और ये हमारा एक सॉफ्ट मटेरियल है, तो इसलिए मैं यहाँ पे दोनों चीज़ ही लिखी हूँ, हार्ड और सॉफ्ट के बारे में। इसका
So based on this topic, you have to solve these 5 questions and answer me on the comment box. Okay, thank you. So next class we will study next topic. तो इसका next topic के